हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अपना जो चैप्टर चल रहा था उसका जो लास्ट पोर्शन बचा था, कौन सा, ट्रांसजेनिक एनिमल, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आइए, चैप्टर ये अपना है, कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है। फिर इसमें कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल रहने वाला है, फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन से, जैसे रेट हो गए और अलग अलग है वो भी बताऊंगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले इसके, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वैसे हालांकि हम करने वाले अलग अलग जो चैप्टर होंगे उनके अलग अलग इंपॉर्टेंट कराऊंगा आपको बच्चों, पर इस वीडियो में क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ एमसीक्यू बताने वाला हूँ जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले बच्चों, पहला जो टॉपिक है वो कौन सा था, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ये सर ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, सर आप थोड़ा बताएं। तो देखिएगा बच्चों, अपना जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसमें क्या होता है कि डीएनए को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मतलब रेप्लिकेशन करते हैं डीएनए का, है ना, चेंज करते हैं। चेंज करेंगे उसके बाद अपन क्या करेंगे, बाहर से जो फॉरेन डीएनए है, जैसे मान ले मैं हूँ, जैसे मान लो आप बच्चों कि मैं हूँ, तो मैं हूँ तो उसके अंदर क्या है कि मैंने एक चूहा लिया, ठीक है, चूहा लिया, तो चूहे के अंदर क्या करना था मेरे को, उसके अंदर डीएनए का जो भी है अपने चेंजमेंट करेंगे। तो डीएनए के अंदर जो चेंजमेंट होगा, चेंजमेंट करेंगे, मैनिपुलेट करूंगा और अलग अलग चेंजेस करूंगा। चेंज करने के बाद क्या होगा, उसके अंदर मैं कोई दूसरा फॉरेन जीन डेवलप करूंगा या फिर डालूंगा उसमें, तो उसको जाके बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक मतलब, एनिमल का मतलब बेसिक ये होता है कि उसको चेंजमेंट करना, किससे, नॉर्मल जीन से अदर जीन में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। जैसे अपने कौन कौन से हो गए ट्रांसजेनिक एनिमल में, रेट हो गया, अलग अलग है कुछ, अपन रोजी काऊ वगैरह सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहला है कौन सा, ट्रांसजेनिक एनिमल, तो कौन सा है देखना बच्चों आप। ये चल रहा था अपना कौन, ये ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर क्या करेंगे, आपको मैं साथ साथ लिखा देता हूँ, उससे क्या रहेगा, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आप नोट्स बना सकते हो उसका। मैनुपुलेशन क्या लिखेंगे, मैनुपुलेट, मैनुपुलेट करेंगे अपन किस में, मैनुपुलेट डीएनए को किस में, मैनुपुलेट डीएनए इन एनिमल, ठीक है। एनिमल्स लिख सकते हो, एनिमल लिख दो, कोई बात नहीं। वो तो क्या करना है आपको, मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट मतलब चेंजमेंट करना है, ठीक है। तो मैनिपुलेट चेंज इन एनिमल एंड क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर इंस्टॉल लिख सकते हो या फिर कुछ और लिख सकते हो, इंस्टॉल फॉरेन जीन, मतलब बाहर से जो डेवलप करूंगा वो फॉरेन जीन इन इट, ठीक है मेरे बच्चों। ये क्या रहने वाला है कि मैनिपुलेट डीएनए इन एनिमल, एनिमल में अपन मैनिपुलेट करेंगे डीएनए को, किसमें, एनिमल में। फिर क्या करेंगे, इंस्टॉल फॉरेन जीन इन इट, मतलब फॉरेन जीन को मैं उसके अंदर पार्टिकुलर जो एनिमल है उसमें इंस्टॉल करूंगा। और इंस्टॉल करने से क्या होगा कि थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा, तो उसी को बोलते हैं कोमा, कोल्ड, कोल्ड, या फिर ट्रम डैश भी लिख सकते हो, कोल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल, क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल। अरे बच्चों, सीधा सा मतलब ये है कि मतलब डीएनए को जो लेवल है, डीएनए पे चेंज करेंगे, कुछ चेंजमेंट करेंगे डीएनए के अंदर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, एंड इंस्टॉल फॉरेन जीन, फॉरेन जीन में डालेंगे। फिर क्या होगा, इन इट इसके अंदर इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल, सॉरी एनिमल। तो इसके जो टाइप्स बात करेंगे अपन, टाइप्स में क्या है कि टाइप्स में अलग अलग आपको बताऊंगा, कौन सा माइस हो गया और काऊ हो गया, अलग अलग उसमें रोजी काऊ आएगा, कौन कितने लीटर उसने दूध को ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो लिखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल दैट वी डेवलप, ठीक है। इसमें मैं क्या लिखूंगा, ट्रांसजेनिक एनिमल होता है, उसमें उसके कितने टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप लिखूंगा और उसके फैक्टर्स बताऊंगा कि आपको इसमें क्या होता है, ठीक है। तो विच आर डेवलप, दैट वी डेवलप, ठीक है। इसमें कौन सा रहने वाला है, वैसे बच्चों हेडिंग्स तो ये, हेडिंग तो अपनी ये थी, कौन सी, टाइप्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, पर मैं इसको थोड़ा और आपको अच्छा बनाने के लिए इसमें लिख दिया हूँ क्या, दैट वी डेवलप, डेवलप का मतलब अपने बनाया, या फिर जो जीन अपने इंस्टॉल की कौन सी थी,
तो पहला जो है वो कौन सा अपने बनाया था, वो बनाया था माइस, ठीक है। और ये 95% होता है ट्रांसजेनिक एनिमल में। कितना परसेंट इसमें लिखेंगे, 95% ऑफ द मोस्ट, आप लिख सकते हो मोस्ट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, सबसे ज्यादा होता है बच्चों ये ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर तो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, माइस हो गया, काऊ हो गया, रेट और माइस एक ही है बच्चों, ठीक है। उसकी प्रजाति मतलब अलग अलग होती है, माइस में अलग, ठीक है, इसमें अलग, ठीक है। तो दूसरा कौन सा रहने वाला, दूसरा रहने वाला रेबिट। कौन सा रहने वाला, रेबिट, RABBIT, ठीक है। आप ये लिख सकते हो रेबिट। अब इसमें इतना नहीं बता रखा कि इसका कुछ 95% बता रखा है, तो इसमें ये नहीं बता रखा कि रेबिट में कौन सा होने वाला है, ठीक है। बस एनसीईआरटी में इतना लिखा हुआ है कि रेबिट होता है, माइस हो गया, रेबिट हो गया, अलग अलग है बच्चों। तो आगे कौन सा होने वाला है, देखो माइस है 95% ऑफ द मोस्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, जिसमें अपन ने जीन को डेवलप किया और अपन वही करते हैं, ठीक है। फिर आती है रेबिट, रेबिट के बाद, ठीक है। फिर अपन करेंगे पिग, पिग। कुछ बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि सर ये पिग क्या होता है। ओ माय गॉड, पिग क्या होता है? तो बच्चों पिग मतलब सुअर। अपन जैसे जाते हैं, अपन जैसे बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के बाद देखा होगा कि एक अलग ही प्रजाति की होती है। अब तो मतलब बहुत कम हो गई संख्या इसमें। पहले जो मेरे समय में, जो मेरा टाइम था, टाइम पीरियड था, तो मैंने एजुकेट, जब ग्रेजुएट हुआ मैं, तब उस टाइम पे क्या था कि पिग ना पिग वो बहुत सारे थे, मतलब उनकी प्रजाति मतलब बहुत हाई लेवल पर थी। अब क्या है कि बहुत कुछ समय में हो गई उसको, मतलब बायो प्रिजर्वेशन, उसके अलग अलग स्केट ग्रुप्स अपन पढ़ेंगे उसमें, उसको कंजर्व किया, ठीक है। वो नेक्स्ट चैप्टर में है, वो कौन से चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अपन पढ़ेंगे। तो कौन सा बता रहा हूँ, पिग, पिग का मतलब सुअर। अब सुअर है वो भी एक ट्रांसजेनिक एनिमल है। उसके अंदर अपन ने जीन का लेवल चेंज किया, और उसकी इसकी तो फ्रेश मीट है, मीट हो गई, या अपन खाने वाले जो पदार्थ है वो अपन इसका खा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से बता दिया आपको, माइस हो गया, रेबिट हो गया, पिग हो गया, काऊ भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो लिखा था बच्चों, आप लिखिएगा काऊ। अब मैं पहले बात आपको बता दिया था कि काऊ क्या होती है, रोजी काऊ, देखा होगा रोजी काऊ। रोजी काऊ इसमें था, किसमें, अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो रोजी काऊ है वो कितना 2.4 ग्राम पर मिलीलीटर प्रोड्यूस करती है। क्या क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस है अपने वुमेन लेक्ट अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करती है। वो भी आपको आगे वाले लिखूंगा। तो आप समझिएगा कि ये जो सारे जो पॉइंट है ना, वो ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर, ठीक है। काऊ हो गया, फिर आगे कौन सा होगा, फिश। फिश का मतलब मछली। अब मछली में भी कुछ चेंजमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुई, शार्क बनी, अलग अलग अपन करेंगे, ठीक है। उसके अंदर टेस्टिंग हुई, ठीक है। आई होप आपको आया होगा समझ में कि ये जो 5 ना मैंने आपको बताए, वो ट्रांसजेनिक एनिमल में अपन होता है, दोनों डेवलप किया अपन ने, उसमें जीन को इंट्रोड्यूस किया। सबसे ज़्यादा जो है वो पूछने वाला जो सवाल है वो क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बस यही आपके एनसीईआरटी में, सॉरी बच्चों, सॉरी, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि कितना परसेंट है वो किसका, 95% है किसका, माइस का। माइस हो गया, अपन रेट भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 95% ऑफ द मोस्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको लिखिए, मैं आगे बताऊंगा आपको। बच्चों आपको जो डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उससे क्या होगा कि मैं आपको जो डाउट रहेगा आपको उसी टाइम पे आपको क्लियर करूंगा। तो जैसे ही मैं आपको टाइम देता हूँ तो उस समय आप लिख लीजिए, और आपको जो समझ में नहीं आया वो मेरे को बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आया। साक्षी शेखावत क्या बता रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल सर वो चेंज। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो साक्षी दो, इसमें बताऊंगा जो ट्रांसजेनिक एनिमल है ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि मैन्युपुलेट है डीएनए इन एनिमल। एनिमल में क्या करना, मैन्युपुलेट, इसमें मैन्युपुलेट करना डीएनए किस डीएनए में, ठीक है। फिर एंड इंस्टॉल मतलब अपन उसके अंदर डालेंगे क्या, फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन डालेंगे एज कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। वो ये होता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा आगे कि अपन क्यों करते हैं ये जो प्रोसेस है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्यों करते हैं एनिमल में, पहले क्यों किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अपन जैसे बायोटेक्नोलॉजी में पहले यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर अपन ह्यूमन की जो प्रजाति है ना, किससे इवॉल्व हुई, निएंडरथैल से, फिर बाद में होमो सेपियंस से, उससे अलग अलग हुई। तो अपन बायोटेक्नोलॉजी का यूज सीधा ह्यूमन पे अगर करेंगे टेस्टिंग, तो टेस्टिंग करेंगे तो ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन पे टेस्टिंग होगी तो वो उसके लिए वो खतरनाक हो जाएगा। अपन वो करना नहीं चाहते क्योंकि ह्यूमन तो बचाना है ना, जो अपना यूथ है उसको तो बचाना है।
इसलिए अपन क्या करते हैं, पहले एनिमल पे टेस्टिंग करते हैं। एनिमल क्या होते हैं, बहुत हाई लेवल पे होते हैं। जैसे माइस है तो 95% जो संख्या है वो किसकी, माइस की। माइस पे अपन पे ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं। और बाय चांस कोई कंडीशन हो गई, अप्लाई हो गई, तो अपन रेबिट ले सकते हैं। अगर कोई किसी जगह पे माइस अवेलेबल नहीं है, अपन को टेस्टिंग करना है, वहाँ पे जो टेस्टिंग वगैरह हुई, तो रेबिट पे कर सकते हैं। अगर रेबिट नहीं हुआ तो पिग पे कर सकते हैं। अगर पिग नहीं हुआ तो काऊ पे कर सकते हैं। काऊ पे किया भी है अपने बच्चों, जो वुमेन का जो लेफ्ट एल्ब्यूमिन है ना, उसका किया है। और किसके लिए, जो बेबी है ना, बेबी के लिए, बेबी के लिए मतलब फीड करने के लिए कौन सा मिल्क वुमेन प्रोटीन होता है, वो लेफ्ट एल्ब्यूमिन। और आगे बात करेंगे। और फिर फिश पे इसमें ये नहीं मिला तो ये इस पे करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट बताए थे, वो आपका डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा साक्षी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखिएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लिखिएगा लिखिएगा, जल्दी लिखिए बच्चों। और जिन बच्चों ने लिख लिया होगा या तो उनका डाउट नहीं है, तो वो अपने कमेंट सेक्शन में थम्स अप का साइन जरूर दे। उससे क्या होगा, मेरे को पता चलेगा कि हाँ प्यारे बच्चों ने अच्छा लिखा और लिख लिया और डाउट क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों, एक और समस्या थी क्या है कुछ बच्चों की, कि सर मेरे को आगे और बताओ कि सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहने वाले हैं, वो बताइए सर आप। मैं आज आपको इसी वीडियो में कराऊंगा। और इसके अलावा इसके फैक्टर्स, मतलब अलग अलग फैक्टर अपन क्यों लेते हैं वो भी बात करेंगे। 5 फैक्टर्स में अलग अलग वो आपको डिस्कस करूंगा। तो पहले बच्चों इसको लिखिएगा। और प्लीज़ बच्चों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे और अच्छा बेहतरीन पढ़ाऊंगा बच्चों आपको। उससे क्या होगा कि आपका जो एग्जाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जाम जैसे नज़दीक आएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर आपने तो कुछ पढ़ाया नहीं, आपको क्लियर करवाया नहीं। उससे क्या होगा, मैनेज होगा आपका टाइम, टाइम मैनेज होगा तो आपको अच्छा और समझ आएगा। और साथ साथ नोट्स बनाते रहे। तो आगे आगे बढ़ो बच्चों। आगे जो क्या है कि इसके फैक्टर्स रहने वाले हैं। मैंने आपको 95% यहाँ पे लिखा दिया। मेरे को लिखाना चाहिए नोट्स के द्वारा, नोट यहाँ पे लिखाना चाहिए था, पर मैंने आपको 95% यहाँ पे लिख दिया। ये बच्चों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो जरूर इसको मिस मत करना। एग्जाम अगर देने जाओगे ना, तो इसको जो इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं आगे भी कराऊंगा इसको वापस, नोट्स में, एमसीक्यू में, जो भी है आगे एक सेक्शन और लूंगा वापस। क्यों, किससे, स्टार्टिंग से। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, जैसे इसमें थ्योरी हो जाएगी, उसके बाद में क्या करूंगा, थ्योरी होने के बाद टेस्ट वगैरह जो है वो आप देते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। वो तो संडे को देते रहोगे। तो मैंने क्या प्लानिंग की कि जैसे ही मैं जो थ्योरी है वो पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर कितने हैं, 12 और 13 है, तो वो कंप्लीट होने के बाद में मैं वापस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पहला जो चैप्टर है उसमें कुछ पॉइंट्स वो कराऊंगा। उसके बाद में वापस से उनके जो सारे एमसीक्यू है ना, वो सेशन लेने वाला हूँ, सारे अलग अलग चैप्टर के एमसीक्यू सेशन। और जिन बच्चों ने इस जो वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो जरूर देखें बच्चों। आपको अलग अलग जो पार्ट है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, इकोसिस्टम का चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ, वो उसका डीजी वाला पढ़ाऊंगा बच्चों, वो ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला है। जो उसमें क्या है कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। जिन भी बच्चों को अगर समस्या आ रही है कि सर आप ये वीडियो मेरे को पूरा अच्छे से देखना है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, तो वो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखें बच्चों। उससे क्या होगा कि प्लेलिस्ट में आपको भटकाव नहीं मिलेगा, बट जो भटकाव है ना वो नहीं मिलेगा, और अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको समझने के लिए कि पार्ट 1 हो गया, अब अपन किससे करें पार्ट 2, पार्ट 2 तो पार्ट 2 से प्लेलिस्ट में है, उसी में देखिए बच्चों, जरूर देखिए बच्चों उसको। ठीक है, ये भी ना कुछ समय, ये जो वीडियो है ये कुछ समय बाद उसको प्लेलिस्ट में हो जाएगा। किसी बच्चे को अगर पूरा वापस वॉच करना है तो उसको जरूर देखें। ठीक है, तो लिख लिया होगा, आगे बढ़ूँ मैं। आगे क्या रहने वाले हैं बच्चों, इसके फैक्टर्स। और फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये मेन बात रहेगी। फैक्टर्स कौन कौन से रहने वाले हैं, तो पहला फैक्टर है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, मतलब नॉर्मल रहने वाला है कि जीन का जो नॉर्मल फेज है वो रहने वाला है। हाँ बच्चों, वो क्या है कि थोड़ा जल ग्रहण भी करना जरूरी था, क्योंकि गर्मी का समय आप भी जरूर जल को जो जल है ना, जल वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप भी जरूर आप पढ़ते रहे, जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आप लेते रहे, कि उससे क्या रहेगा कि आपको एक्टिव होने का मौका मिलेगा। मतलब एक्टिव रहोगे आप हर समय, पढ़ाई करोगे तब नींद नहीं आएगी, जो स्लीपिंग जो माइंड जो टेम्परेरी है ना फेस, उसमें चेंजमेंट नहीं होगा। पानी पीते रहोगे ना, तो बॉडी क्या है कि डिहाइड्रेट पर नहीं होगी। ठीक है, और तो चलते हैं आगे। पहला जो फैक्टर है वो मैंने आपको बताया क्या, वुमेन फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर अपन किसी पर भी अगर टेस्टिंग करें, क्या जो एनिमल उस पर टेस्टिंग करें, है ना, करनी है, तो अपन टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग करेंगे तो नॉर्मली होगा, मतलब वो अपन नॉर्मल होगा कि उसमें क्या डेवलपमेंट है या फिर उसमें क्या चेंजमेंट हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बस बच्चों आपको फैक्टर है, उस फैक्टर को बस याद रखना पड़ेगा। क्या फैक्टर है वो,
कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट है ना, उसको बस याद रखना पड़ेगा कि नॉर्मल तरीके से अपन जीन को इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उसमें चेंजमेंट आया या नहीं आया, बस आपको इतना याद रखना पड़ेगा। बस ट्रांसजेनिक एनिमल में कुछ फैक्टर्स मैं अलग-अलग बताऊँगा आपको, ठीक है? तो लिखते हैं, पहला फैक्टर कौन-सा रहने वाला है? पहले बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आप बच्चों उसको वापस से देखें। देखें, यहाँ पे नोट्स बनाएँ, जो भी टाइम मिले नोट्स में क्या है कि समय ज़्यादा मत गवाएँ। अगर आप समय ज़्यादा गवाओगे ना, उससे क्या होगा कि आपके नुकसान है। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे अपन सुंदर-सुंदर बना रहे हैं कि उसको बेचना है वगैरह, नहीं, वो मतलब नहीं होता उसका। नोट्स का मतलब खाली ये होता है, कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर नोट्स बनाइए, हमारे से टाइम मैनेज नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको सीधा-सीधा बताता हूँ कि नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्ज़ाम जब नज़दीक नज़दीक आएगा आपका, तो आपको क्या रहेगा, उसके उससे बेनिफिट मिलेगा। क्या? उससे बेनिफिट मिलेगा और आप अच्छा अपने जीवन में अच्छा कर सकते हो। कैसे? अब कैसे? सर, अब सर आपने जीवन की बात की है, तो जीवन में सर कैसे होगा? आप बताएँ सर। सर, तो जीवन में ऐसा होगा बच्चों कि जैसे आपके जो नोट्स हैं, वो ठीक है, आपने जो फर्स्ट लिखे हैं, जो भी आपको समझ में आए, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तो उससे बेनिफिट और मिलेगा। वैसे वीडियो तो है ही, वीडियो डिलीट नहीं होगी यूट्यूब से, पर वीडियो तो है इसमें, ठीक है? आप देख सकते हो, पर वीडियो क्या है कि लंबा होने के कारण उसमें आप क्या है कि टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, और आपके पास अगर नोट्स होंगे आपके पास, तो आप अच्छे से और अच्छे से पढ़ सकते हो। क्यों? कम समय में आप फास्ट रिवीज़न कर सकते हो, वही तो मतलब होता है नोट्स का। नोट्स का ये मतलब नहीं कि आप बस अच्छा-अच्छा अपने अच्छा, हाँ, ये ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया, इसको अच्छी राइटिंग बनानी है और अपन को गोल्ड मेडल बनना है। नहीं, ये मतलब नहीं होता। बस जो लिखा है ना, उसको आपको याद होना चाहिए और बस आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या समझे, क्या नहीं समझे, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। मतलब आपको सुंदर-सुंदर लिखना है, पर फास्ट लिखो बच्चों। अगर सुंदर-सुंदर लिखना ही है, तो फास्ट लिखते रहते हैं, मतलब टाइम वेस्ट ना करें। उसके अंदर मतलब ये, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ बच्चे पूरा वीडियो देखने के बाद लिखेंगे नोट्स, तो वो भी सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं आपको। जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस चीज़ का, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। और इसके अलावा अगर साथ-साथ लिखते हो, तो आपको वैसे टाइम मिल रहा है, तो लिखते रहो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है बस। पर मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो आप नोट्स लिखते हो ना, तो लिखते रहो बस। लिखते हो, तो उसको लिखते मतलब ऐसे मत बैठ जाना कि शाम हो गई, लिख रहे हैं, 2 घंटे, 3 घंटे लिख रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको समझ में आए, आपको लास्ट जो एग्ज़ाम आएगा, उसमें अच्छा और बेनिफिट मिल सके बस, वो मतलब होता है। और आगे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे या कर रहे होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, उनको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है? नोट्स का मतलब ये होता है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा। ऐसा भी नहीं कि कुछ फास्ट लिख रहे हैं, ये मतलब नहीं है। फास्ट भी नहीं लिखना, मॉडरेट लिखना है बच्चों आपको, ठीक है? कि आपको समझ में आ सके। दूसरों को चाहे आए ना आए, उसको उससे मतलब नहीं है। खुद को समझ में आना चाहिए कि अपन क्या लिख रहे हैं। अब मैं क्या बता रहा था, ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर इसके क्या थे, टाइप्स बता रहा था। वैसे टाइप मैंने आपको बता दिया, मुख्य जो टाइप्स थे वो कौन-कौन से थे, जो अलग-अलग अपने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए, कौन-सा रेट था, माइस था, है ना? अलग-अलग वो काऊ था, फिश था और कौन-सा रैबिट हो गया, ठीक है? वो अलग-अलग करते हैं, उसके अंदर कौन-सा था, माइस था 95% और अपन वापस से वही हेडिंग थी। तो प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पे आप एक हेडिंग बनाइए। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे इतना लिखूँगा, टाइप्स लिखूँगा बस, ठीक है? क्योंकि बोर्ड इतना स्पेस थोड़ा बहुत कम है अभी, आने वाले समय में और अच्छा करूँगा आपके लिए। तो इसमें क्या लिखूँगा कि टाइप्स, ठीक है? हाँ बच्चों, मेरी तरह मत लिखना, क्योंकि उसमें क्या होगा, ट्रांजिशन हेडिंग तो उसमें पहले लिख दी और कुछ बच्चे यहाँ पे लिख देंगे टाइप्स, तो पता नहीं चलेगा आपको कि मैंने टाइप्स में क्या-क्या लिखवा रहा है। वापस से हेडिंग डालिए उसमें अलग-अलग, उसमें लिखिए कि टाइप्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या? टाइप्स ऑफ, पहले आप लिखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है? तो मैं लिखाता हूँ आपको, फैक्टर भी लिख सकते हो, फैक्टर्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके 5 फैक्टर हैं, या फिर 5 टाइप भी लिख सकते हो आप। तो जो पहला टाइप है वो कौन सा रहने वाला है, बस टाइप का आपको पता होना चाहिए कि टाइप कौन सा रहेगा बस, वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहला जो टाइप है वो कौन सा, नॉर्मल। क्या? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो पहला जो फैक्टर है वो कौन सा, नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है? अब दूसरा लिखने वाला हूँ, उससे पहले आपको बता दूं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, आपको पहले बताया कि नॉर्मल का मतलब नॉर्मल तो होता है, ठीक है? फिजियोलॉजी अलग अलग चेंजमेंट, डेवलपमेंट डेवलपमेंट करना, कि क्या मैंने
ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या किया था, डीएनए का मैनिपुलेट किया, फिर रेप्लिकेशन किया, फिर उसमें जीन इंट्रोड्यूस की, तो उसमें क्या होगा कि वो चेंजमेंट हुआ, उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, आपको बताया होगा। अब आगे क्या है इसके फैक्टर, फैक्टर क्या, फैक्टर से अपन को जांच करनी है कि यार ये इसमें नॉर्मल है, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, मतलब क्या डेवलपमेंट हुआ इसमें, क्या चेंजमेंट आया इसमें, किसमें, एनिमल में, कौन सा, माइस, आप रेबिट ले सकते हो, आप काऊ ले सकते हो, अलग अलग ले सकते हो। ठीक है, क्या चेंजमेंट आया, बस आपको ये याद रखना है कि क्या चेंजमेंट आया नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसके बर्ताव में, उसके बिहेवियर में, उसके कुछ चेंजमेंट में बदलाव आया। अगर नहीं आया तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। अगर चेंजमेंट आया और उसमें सफल रहा तो एनिमल में, जैसे वुमेन के अंदर ना इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर वुमेन में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा वैक्सीन हो गई, जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीन आई थी, तो वो वैक्सीन सीधी, आप बताओ कि सीधा ही उस पे इंट्रोड्यूस थोड़ी किया गया, वुमेन पे थोड़ी किया गया, क्योंकि वुमेन क्या है कि वुमेन पे इंट्रोड्यूस करते तो वुमेन क्या होता है, मर सकता था। इसलिए क्या किया कि पहले जो वैक्सीन की टेस्टिंग हुई थी वो अलग अलग फेजेस पे हुई थी। ठीक है, अलग अलग, जैसे एनिमल पे हुई थी और उसके अंदर भी चेंजमेंट हुआ था। ठीक है, मतलब एनिमल में पहले हुई थी। कोई भी चीज़ अपन टेस्टिंग करते हैं या फिर कोई भी मेडिसिन आती है बाजार में, आपने देखा होगा दवाइयों को, मतलब बहुत सारी पत्तियों की दवाई आती है, किसी की पैरासीटामोल की आती है, तो किसी की अलग अलग, माइग्रेन की हो गई अलग अलग आती है, फीवर की अलग आती है, एंटीबायोटिक अलग आती है, फिर उसमें जैसे मतलब अपन पैर हाथ जिसमें भी दर्द होता है ना, उसकी अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कैसे आती है सर, वो कैसे बनती है, बनती तो प्लांट से है, वो तो ठीक है, पर सर उसकी टेस्टिंग कहाँ पर होती है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि टेस्टिंग बच्चों उस पे पहले एनिमल पे होती है, सबसे ज़्यादा किस पे थी, माइस पे थी, हर चीज़ की। जैसे कोई भी अपन मेडिसिन बनाते हैं तो उस पे माइस पे टेस्टिंग करेंगे, क्या-क्या माइस सही है कि नहीं है, या मरेगा या नहीं मरेगा, या कुछ सही है चेंजमेंट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि उसपे क्या चेंजमेंट हुआ या नहीं, तो फिर बाद में क्या करते हैं, मार्केट में उसको लॉन्च करते हैं और उसके द्वारा कुछ मतलब पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है कि हाँ यार इसमें सक्षम है यार लेने के लिए, या फिर सही हमारी जो एंटीबायोटिक मैंने टेस्टिंग की है वो अच्छी सफल रही या नहीं रही। अगर सफल रहती है तो वो बेनिफिट है, जैसे वैक्सीन हो गई। ठीक है, अलग अलग वो चेंजमेंट आया अपन। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक होने में पहला फैक्टर आपको समझ आया होगा कि में नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब उसके फिजिकल बिहेवियर या चेंजमेंट हुआ या नहीं, किसमें, एनिमल में, कौन सा लेंगे, माइस लेंगे या फिर अपन जो भी लेते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, जैसे रेबिट ले सकते हैं, काऊ ले सकते हैं। ठीक है, अलग। ठीक है, फिर दूसरा जो फैक्टर है वो टाइप फैक्टर बोल दो, टाइप बोल दो, कोई बात नहीं। दूसरा जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज। अब ये क्या है सर, स्टडी ऑफ डिजीज, डिजीज की स्टडी करना उसके ऊपर। ठीक है, उस पर क्या मतलब कौन सी डिजीज है जो उसके अंदर फैली, या फिर उसमें कौन कौन सा चेंजमेंट आया। ठीक है मेरे बच्चों, मतलब कहने का ये है कि आपको मैंने बता दिया कि स्टडी ऑफ डिजीज, जो कि मतलब ये है कि इसमें क्या क्या चेंजमेंट आया या नहीं आया। आई होप आपको समझ आया होगा कि जैसे कोई काऊ है, काऊ के अंदर कोई मतलब अपने जीन को इंट्रोड्यूस किया, या फिर जो उसको ट्रांजिट एनिमल बनाया, कुछ उसमें डेवलप किए, और बाद में उसमें डिजीज हुई या नहीं हुई, उसमें कितना फैला, कितनी परसेंटेज वो डिजीज बढ़ी या नहीं बढ़ी, या कुछ चेंजमेंट हुआ नहीं हुआ, तो उसकी स्टडी हुई थी। किसकी स्टडी ऑफ डिजीज, किसके अंदर, ट्रांजेनिक एनिमल के अंदर। ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट होने वाला है, थर्ड जो पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट कौन सा था, जो थर्ड पॉइंट है ना वो कौन सा है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट अपन ओपन करते हैं तो वो सही है या नहीं है ना। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, मतलब इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब अलग अलग चेंजमेंट हुए नहीं हुए, बायोलॉजिकली प्रोडक्ट ओपन हुआ या नहीं हुआ। अपन जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे बायोटेक्नोलॉजी को जो पहली स्टडी थी कि अपन जीन को क्या करते थे, होस्ट में डालते थे, और उससे जो होस्ट में डालने के बाद उसमें डीएनए से जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, फिर दूसरा जो पॉइंट था वो अपन याद करो, सॉरी मैं रिमेंबर करो कि यार मैंने तो समझा था पहले जो बायोलॉजिकल प्रोसेस था कि अपन उससे माइक्रोब को अपने फ्री एनवायरनमेंट में रख रहे थे। उससे क्या हो रहा था कि अपन को जैसे वैक्सीन उत्पन्न हो रही थी, फिर उससे अलग अलग जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहे थे ना, वो अलग अलग चेंजमेंट हुआ था उसमें। ठीक है, वही बात यहाँ पर भी है कि अपन जैसे ही ट्रांसजेनिक एनिमल में कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर जो चेंजमेंट होगा, तो उसमें क्या है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट उत्पन्न होगा या नहीं होगा, क्या मतलब उसमें क्या चीज़ मतलब चेंज होगी तो क्या होगी, हालांकि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो अपने जो वुमेन के लिए वो फायदेमंद होगा या नहीं होगा, उसको खराब करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये है बच्चों। ठीक है, वैसे इसमें लिखने वाला था कि जो रोजी का हुआ ना, चलो लिखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल इसका। अब इसमें एग्जाम्पल कौन सा रहने वाला है, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा,
आप बताएं बच्चों, कौन सा? ट्रांसजेनिक एनिमल रोजी काऊ, ठीक है, रोजी काऊ लिखते हैं। तो अब रोजी काऊ क्या करती है कि रोजी काऊ में चेंजमेंट हुआ तो वो क्या करती है कि दूध निकालती है। कितना कितना परसेंट दूध निकालती है वो, कि प्रोड्यूस या फिर गिव 2.4 ग्राम पर लीटर लिख सकते हो आप, ठीक है, ग्राम पर लीटर, ठीक है। इसमें क्या था कि ट्रांसजेनिक एनिमल गिव्स 2.4 ग्राम पर लीटर दूध अपन को देती है, ठीक है। वुमेन लेक्ट अल्बमिन, ठीक है, कौन सा? वुमेन लेक्ट एल्बुमिन, ये बच्चों इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके। और अपन इसको जो ये जो काऊ के अंदर चेंजमेंट हुआ तो काऊ में कितना हुआ, कितना प्रोड्यूस करेगी। अगर वुमेन प्रोटीन है वो अपन डेवलप किया तो डेवलप उसके अंदर मतलब इंट्रोड्यूस किया तो उससे क्या उत्पन्न होने वाला है। अगर माँ ना बच्चे को फीड नहीं कर सकती, कर नहीं पा रही है, तो क्या कर सकते हैं कि ये जो जो रोजी काऊ है ना, अपन आगे लिखते हैं क्या, किसके द्वारा, भाई रोजी काऊ, यहाँ पे लिख देता हूँ रोजी काऊ, ठीक है, रोजी काऊ। अब इसमें ऐसे पूछ सकता है कि अगर पिछले पेज बच्चों एमसी में पूछा था गया था कि 2.4 ग्राम पर लीटर वुमेन लेक्ट एल्ब्यूमिन, अब ये किस में होता, ये कौन से काऊ में होता, तो रोजी काऊ, ठीक है। पिछली बार ये आ गया था कि कौन से जो इसमें चेंजमेंट हुए और ये अपने कौन से काऊ में था, रोजी काऊ, ठीक है, तो रोजी काऊ थी। और अब इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्या अब की बार कि कितना परसेंट ग्राम पर लीटर जो वुमेन लेक्ट एल्ब्यूमिन है वो रोजी काऊ में हुआ, ठीक है, किसमें परसेंट है, रोजी काऊ में कितना परसेंट है, ये पूछ सकता है आपको कितना, 2.4%, 2.4 ग्राम पर लीटर पूछ सकता है कि क्या वुमेन लेक्ट एल्ब्यूमिन, ये एमसीक्यू बन सकता है। तो लिखिएगा बच्चों इसको। फिर अपन लिखते हैं क्या, फिर जो फोर्थ पॉइंट रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, फोर्थ जो पॉइंट है वो कौन सा रहने वाला है, तो लिखिएगा यहाँ वैक्सीन की सेफ्टी के तरीके के लिए, वैक्सीन वैक्सीन की सेफ्टी, है ना, वैक्सीन की सेफ्टी के लिए हुआ था, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल में अपन वैक्सीन की सेफ्टी, यार वैक्सीन अगर किसी दूसरे मतलब वुमेन के अंदर चेंज करेंगे अपन, सारे वुमेन तो एक पे करेंगे फिर दो पे करेंगे, ऐसे तो अपने मतलब बहुत सारी जो मेडिसिन है वो बनती है, या फिर कोई वैक्सीन ओरल पूरे वैक्सीन अलग अलग टेस्टिंग होती रहती है, बनती रहती है। तो यार अपन सोच सकते हैं कि वुमेन पे तो टेस्टिंग करेंगे तो वुमेन जनसंख्या कम हो जाएगी, उस पर वो दिक्कत हो सकती है। तो क्या करते हैं कि जो प्रोडक्शन है किसका, माइस का, ट्रांसजेनिक एनिमल जो काऊ है उसके, वो बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, तो उनके क्या करते हैं कि वो प्रोड्यूस हो सकती हैं अलग अलग टाइप में, तो उस पर क्या करते हैं कि अपन टेस्टिंग करते हैं। तो वैक्सीन की क्या होती है, सेफ्टी पता चल जाती है कि हाँ यार इस पर अपन टेस्टिंग की तो फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वापस टेस्टिंग करेंगे दूसरे में सक्सेस हो गया, तो ये वैक्सीन सेफ्टी चेंजमेंट हो गया और सही सक्सेस हो चुकी है, ठीक है। ऐसे अपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको आ गया होगा समझ में। और वही फिफ्थ पॉइंट है, वो कौन सा फिफ्थ पॉइंट रहने वाला, केमिकल सेफ्टी, सेफ्टी वाला, ठीक है। ये बच्चों नॉर्मल है यहाँ पे, एन और आर एम एल, ठीक है, नॉर्मल। अब यहाँ क्या लिखेंगे, केमिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। सर अब ये क्या बता रहे हो आप बच्चों, इसमें देखते रहो बच्चों, आप समझते रहो, बस देखते रहो समझते रहो, और बस मतलब आपको बताऊँ जब लिखो आप, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, मतलब केमिकल्स जैसे बी टॉक्सिन हो गए, अलग अलग टॉक्सिन जो पदार्थ है वो ये कि यार उससे उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर अपन टेस्टिंग करेंगे तो टॉक्सिन से मरा या फिर नहीं, वो जीव मरा या फिर नहीं, या एनिमल मरा नहीं, ठीक है। उस पर अपन टेस्टिंग करते हैं तो अपन को पता चल जाता है कि अपन केमिकली ये सक्षम है या नहीं है, या ये जो काऊ है वो झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी किसको, जो टेस्टिंग अपन करेंगे केमिकल्स को झेल पाएगी। अपन एस्टेरॉइड या फिर जो भी अपन जो पदार्थ देंगे वो अपन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या इसको झेल पाएगी या नहीं, या मर जाएगी या फिर डाई हो जाएगी, अलग अलग है।
ठीक है, तो मैं आपको वापस समझाता हूँ, ठीक है। क्या लिखा मैंने, टाइप्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। बच्चों ध्यान से समझना, आपको फिर से समझा रहा हूँ, कुछ बच्चे यहाँ पे नोट्स में आप लिखते रहेंगे, उसे कोई मतलब नहीं, पहले आप समझिए। क्या, जो फर्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट चेंज। पहले चेंज भी लिख सकते हो आप। इसमें क्या है कि जैसे नॉर्मली जो चेंजमेंट, क्या चेंजमेंट हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या उसमें बिहेवियर में चेंजेस हुए, किसमें, माइस में, या फिर जो भी आप एनिमल लोगे उसमें जीन इंट्रोड्यूस करोगे तो उसमें क्या क्या चेंज हुआ, उसका वो मतलब है, ठीक है। तो पहला फैक्टर हो गया, आपको समझ आ गया होगा, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। दूसरा क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज। अपन जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल है, तो अपन क्या करते हैं कि उस पे डिजीज पे स्टडी करते हैं कि यार इसमें अगर मैंने इंट्रोड्यूस किया कुछ, मतलब वैक्सीन वगैरह टेस्टिंग की, तो उससे कौन से डिजीज उत्पन्न हुआ, या फिर उसमें कौन सा फैक्टर चेंज आया। जब जाके मैं ना ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा, तो ह्यूमन क्या क्या उस चीज को, मतलब उसकी जो वैक्सीन होगी या फिर जो भी टेस्टिंग हुई, वो सही होगी या नहीं होगी, पहले एनिमल पे किया। तो आई होप आपको आ गया होगा समझ में कि स्टडी ऑफ डिजीज करते हैं किसके अंदर, ट्रांसजेनिक एनिमल में। ये फैक्टर बच्चों, टाइप भी लिख सकते हो इसके, ये फैक्टर भी है, ठीक है। थर्ड है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। यार मैंने उसमें इंट्रोड्यूस किया, जैसे माइक्रोब्स है, तो माइक्रोब्स अपन को क्या प्रोवाइड कर रहे थे, किसमें, फ्री एनवायरनमेंट में, वैक्सीन कर रहे थे, एंटीबायोटिक्स कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे जो भी, हाँ। वैसे ही ये क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग होने के बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या उत्पन्न हुआ, उससे क्या उत्पन्न हो सकता था, क्या उत्पन्न हुआ, ठीक है, वो प्रोडक्ट है। आई होप आ गया होगा समझे। जैसे एग्जाम्पल बताऊँ आपको, तो ट्रांसजेनिक एनिमल गिव्स, क्या देती है अपन को, क्या प्रोडक्ट देती है अपन को, मतलब अपन उसमें चेंजमेंट करेंगे तो क्या देगी वो देगी अपन को 2.4 ग्राम पर लीटर वुमेन लेक्ट एल्ब्यूमिन बाय रोजी काउ। ये अब ये रोजी काउ क्या है, ये जो इस पे जो टेस्टिंग हुई थी, और जो अपन को जो 2.4 ग्राम पर लीटर जो अपन को प्रोवाइड कर रही है, तो वो रोजी काउ है। क्वेश्चन हालांकि आएगा, और आ चुका है हालांकि क्वेश्चन में, तो आपको वापस पूछ सकता है, ये भी डाटा पूछ सकता है कि कौन सा, बताओ कि 2.4 है, या 4.8 है, या 6.0 ग्राम पर लीटर है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो आप 2.4 ग्राम पर लीटर जरूर करके आना बच्चों, उसमें आपका आंसर सही होगा। तो इसमें ये वुमेन लेक्ट एल्ब्यूमिन, ये भी पूछ सकता है कि वुमेन प्रोटीन कौन सा था, वुमेन लेक्ट एल्ब्यूमिन, वुमेन फीटल लेक्ट एल्ब्यूमिन, अलग अलग बताओ। तो आप बच्चों खाली ये लिखना कि वुमेन एनरिच मिल्क, एनरिच मतलब मिल्क में ज्यादा प्रवृत्ति होना, किसके द्वारा, क्यों, इसको क्यों किया। अब कुछ अब ये क्यों हुआ, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, लॉन्ग में पूछ सकता है कि शॉर्ट में पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या, कि वुमेन जो लेक्ट एल्ब्यूमिन है वो क्यों प्रोड्यूस किया गया, क्यों क्यों उसके अंदर रोजी काउ में किया, बताओ। तो आप लिख सकते हो कि इसलिए किया गया इंग्लिश में, कि बिकॉज बिकॉज टू प्रोड्यूस वुमेन लेक्ट एल्ब्यूमिन इन रोजी काउ, बिकॉज ऑफ टू फीड द बेबी, इट कंटेन्स 2.4 ग्राम पर लीटर। क्या लिख सकते हो, इट कंटेन्स 2.4 ग्राम पर लीटर women lack albumin so that a baby can feed up by a cow like a woman, ठीक है। वुमेन के द्वारा अगर बेबी जो है वो फीडअप होगा, ठीक है, फीड उसको फीड किया गया, मिल्क की जो प्रोटीन है उसको मिल गई, ठीक है। तो वैसे ही ये काऊ क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। अगर वुमेन के द्वारा अगर बच्चा जो फीडअप नहीं हुआ है, दूध मिल्क जो ऑब्टेन नहीं हुआ है, माँ के गर्भ से जो मिल्क प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो वो काऊ के अंदर से भी कंटेन कर सकता है, ठीक है। कितना परसेंट, 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, इतना प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी वुमेन का ये सम, ठीक है। इसमें अपन चेंजमेंट किया, तो ये मतलब हो गया इसका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। आई होप आपको आया वो समझ में। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है कि वैक्सीन की क्या करनी है, सेफ्टी। अब वैक्सीन सेफ्टी क्यों करेंगे सर, वैक्सीन की सेफ्टी, सर अपन ने अगर किसी में चेंजमेंट किया, तुरंत ही चेंजमेंट हुआ, तो चेंजमेंट होने से उसके अंदर वैक्सीन डेवलप हो गई है ना, वैक्सीन डाली गई, और उससे क्या उत्पन्न हुआ, वैक्सीन डिस्टर्ब हुई, नहीं हुई। यार इसमें एक ही वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, उसमें उसकी क्या है कि सेफ्टी चेक करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल किया गया। अगर अपन ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं लेंगे, या फिर जो भी एनिमल है वो नहीं लेंगे, माइस हो गया, ज़्यादातर 95% अपन एनिमल के अंदर करते हैं टेस्टिंग, इसमें माइस में करते हैं। तो माइस में नहीं किया, तो यार अपन वुमेन में अगर करोगे, तो वुमेन में कुछ चेंजमेंट आएंगे, तो चेंजमेंट आएंगे तो यार उसमें वैक्सीन जो बनाई थी इतनी मेहनत से, तो वो खराब हो सकती है। बहुत सारी वैक्सीन की गई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आराम से अपन टेस्टिंग कर सकते हैं कि एक अगर वैक्सीन भी खराब हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत मेहनत से या फिर जो बहुत भारी जो टेस्टिंग सेफ्टी जो उसकी वैक्सीन बनाई गई है, तो उसमें अगर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अपन को वो क्या उसमें क्या चेंजमेंट आएगा उसको पता चल जाएगा। अपन क्या कि वैक्सीन की सेफ्टी हो जाएगी, मतलब बहुत सारी वैक्सीन जो उसको डेवलप नहीं करना पड़ेगा, और उसी एनिमल पे अपन टेस्टिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आई होप आगे आगे समझ में। अब फिर जो पॉइंट है वो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग है। अब ये सर ये क्या चीज़ है, ये क्या रामायण है, केमिकली, केमिकली मतलब केमिकल, केमिकल जो सेफ्टी केमिकल की, मतलब अपन ने उसके अंदर चेंजमेंट किया केमिकली, कौन सा टॉक्सिक पदार्थ है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ, या फिर जो मैंने जो टॉक्सिक पदार्थ है उसमें इंट्रोड्यूस किया, तो वो क्या फ्लॉप हो गया या सही सही गया, चेंजमेंट हुआ नहीं हुआ, बस वो भी सेम बात है। ये दोनों पॉइंट सेम है बच्चों। इसमें क्या है कि केमिकल, उसमें वैक्सीन आ गई, दोनों का पॉइंट एक ही है, मतलब है।
ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कीजिए और समझिए। आप मेरे को डाउट पूछिए कि हाँ यार ये सर ये आपने बताया मेरे को समझ में आया नहीं आया। और प्यारे बच्चों जैसे इसके अंदर ड्रग्स हैं, केमिकल सेफ्टी मतलब ड्रग्स हो गए, जो भी चेंज में था उससे उत्पन्न हुआ कि हाँ यार ये ड्रग्स क्या फ्लोप हो गया नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। इसको इरेज करने के बाद मैं अब आपको कराऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है और मैं इसके जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, मैं पहले हेडिंग लिख देता हूँ क्या कि सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बनाता हूँ यहाँ पे बाउंड्री। कुछ बच्चों को कमेंट मुझे कर रहे थे कि सर आपने बाउंड्री नहीं बनाई, शुरू से और अच्छा रहता। अब बना रहा हूँ बच्चों, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दें, अलग अलग आप आंसर दें। उससे क्या रहेगा कि मेरे को पता चलेगा कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं, कौन सही नहीं दे रहा, ठीक है। तो लिखते हैं कौन सा सम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आपको अगर यहाँ पे मेरे शेडो दिखाई दे रही है तो ये कोई कारण नहीं, पर मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आपको अच्छे से और समझ आए। प्लीज बच्चों आप समझिएगा कि मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। कौन कौन से एमसीक्यू कराऊंगा बच्चों आपको। तो पहला एमसीक्यू क्या बनता है अपना, जो फर्स्ट जो एमसीक्यू है, आप अपने जहाँ पे भी आप अपने नोट्स लिखा था इस जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है इसका इट्स एप्लीकेशन का, उसमें क्या कीजिए कि आप लिखे साथ साथ में कि लास्ट के अंदर सर ने ये करवाया था, इसको इंपॉर्टेंट बना के भी लिखना बच्चों। क्या लिखेंगे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर करता हूँ कि फर्स्ट जीन थेरेपी किसने की और कौन से सन में की। सन मतलब बोले तो ईयर में, कौन सी ईयर में किसका जीन थेरेपी को किसने किया। बताने का मतलब ये है कि जीन थेरेपी को कौन से ईयर में स्टेब्लिश हुआ। तो लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखो बच्चों क्या बनता है। क्वेश्चन ही मैं आपको घुमा के बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि फर्स्ट जीन थेरेपी was given in which year, मतलब कौन से ईयर में आप बताए कि जीन थेरेपी को दिया गया, कौन से ईयर में। ठीक है बच्चों, पिछली बार क्या हुआ कि क्वेश्चन घुमा के पूछा, इस बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है। आपको अलग अलग लेवल से बताऊंगा क्योंकि उससे क्या रहेगा कि आपको उसके पैटर्न का पता चलेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के पैटर्न से पता चलेगा कि हाँ ये सर ने बताया था ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसा आ सकता है। मैं ये नहीं बता रहा कि ये क्वेश्चन आएगा, पर इससे घुमा घुमा के पूछ सकता है, ऑप्शन चेंज करके पूछ सकता है। पर वहाँ पे बच्चों को आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो लिखिएगा पहला ए ऑप्शन है। आप साथ साथ में ना क्या करें, जहाँ पर भी आप नोट्स बनाए हैं वहाँ पर अपनी कॉपी के नीचे साइड में या फिर नीचे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन बना के उसको जरूर लिखें। उससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि ये जो चैप्टर है इसका जो सारे क्वेश्चन लूंगा मैं, क्वेश्चन कराऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत नज़दीक अभी कराऊंगा आपको, ठीक है। उसमें क्या होगा कि और अच्छा आपको बताऊंगा, तो आप एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, उसमें क्या सारे क्वेश्चन कराऊंगा बहुत मतलब लेवल हाई लेवल के, क्योंकि थ्योरी की अलग रहेगी, थ्योरी की अलग रहेगी और इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नोटबुक अलग रहेगी। उससे क्या रहेगा कि आपको उसका चैप्टर से रिलेटेड आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इससे और अच्छे से पूछ सकता है, ठीक है एग्जामिनर। मैं आपको पूरी कोशिश ये करूंगा कि पूरा कंटेंट आपको समझ में आए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझा जाए। आप एग्जाम में जाओ तो ऐसा नहीं कि यार सर ने ये भी नहीं करवाया, ऐसा नहीं हो। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ी भी आपकी क्लियर हो जाएगी और अच्छे से अच्छे और कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। तो पहला क्या होता है कि इन 1947 बी, इन 1920, इन 1997 डी, नन ऑफ दिस। आप आंसर देते रहें। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट जीन थेरेपी, समझिएगा, फर्स्ट जीन थेरेपी जो एक बेबी को दी गई थी, ठीक है, वाज गिवन इन विच ईयर। इसमें ईयर पूछा है, लड़की नहीं पूछी कौन सी ईयर ओल्ड की लड़की थी, बेबी थी, उसके बारे में नहीं पूछा, ईयर के बारे में पूछा है। तो पहला जो है वो क्या इन 1947 में, ठीक है। दूसरा इन 1920 में, फिर इन 1997, फिर नन ऑफ दिस।
प्यारे बच्चों, जैसे कि आप एग्जामिनर आपको क्या करता है कंफ्यूज करने के लिए पेपर में नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी वो और बोथ ऑफ देम ऐसे भी क्वेश्चन डालता है या डालने लगा है अभी भी, ठीक है। पहले क्या है कि नन ऑफ दिस बहुत कम आते थे, ऑप्शन में बहुत कम आते थे। अब की बार क्या है कि बहुत ज़्यादा पूछता है, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ द वो। और हाँ, एक बच्चों एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इसमें आपको एक सारे एमसीक्यू दे देगा, सारे ऑप्शन दे देगा, सॉरी एमसीक्यू नहीं, सारे ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन देने के बाद क्या होगा कि उसमें से पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा नोट, सही नहीं है। कुछ बच्चे को पता है कि हाँ यार ये आंसर सही होगा तो ये कर देते हैं, पर उसने पूछा है क्या, नोट नहीं, तो बच्चे वहाँ पे गलती कर देते हैं और एग्जामिनर को फायदा मिल जाता है और एग्जामिनर होता है सक्सेस और वो रॉन्ग कर देता है उसको, ठीक है। आप कर रहे थे तो सही कि हाँ यार मैं तो खुश हो गया, मैं तो सही, मैं तो सही, पर ऐसा सही नहीं होता। वहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, नोट पूछता है या नहीं है समझना पड़ता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधा पढ़ा नहीं पढ़ा ठीक है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पूरा क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो, उससे क्या होगा कि आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। तो यार बताइए कौन सा होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं आंसर क्या होगा। अच्छा अच्छा, थोड़ा चेंज करता हूँ इसमें, थोड़ा चेंजमेंट है, आप भी कर लीजिए बच्चों। अब बताएं आप कौन सा होगा इसमें, अब बताएं आप, अब तो क्लियर है। फर्स्ट जीन थेरेपी वाज किसने दी, किस बच्चे को वाज गिवन इन विच ईयर, कौन से ईयर में दी गई, प्लीज बताएं आप। इन 1947 में दी गई, इन 1920 में दी गई, इन 1990 में दी गई। कुछ बच्चे बता रहे हैं सी, कुछ बच्चे बता रहे हैं बी, कुछ बता रहे हैं ए। ऐसा क्यों प्यारे बच्चों? 1947 में तो देश आज़ाद हुआ था, उसमें कहाँ पे हुई थी वो जीन थेरेपी? आप खुद भी सोच सकते हो कि यार ये 1947 में आज़ाद हुआ था देश, तो उसमें कैसे दे सकता है? और ये 1920 तो कुछ होगा ही नहीं, आपको बताया कि यार ये नहीं हो सकता। तो 1990 में हुआ था। अब ये नन ऑफ दिस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कैसे करेंगे अपन? आपको सिखा देता हूँ आपको, जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं सीखा है तो प्लीज़ बच्चों आप सीखिए। पहले क्या करेंगे अपन, नन ऑफ दिस क्वेश्चन में नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव बहुत रेयर चांस होते हैं, मतलब 0.000% चांस होते हैं नन ऑफ दिस होने के, ऑल ऑफ दिस होने के, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे घूम के पूछा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ही नहीं, ऑप्शन होगा नहीं। अब क्या करना है कि 1947 तो यार अपना देश आज़ाद हुआ था, आपको पता नहीं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैजुअली आपको, आप क्या करोगे, आप 1947 में, यार सर ने बताया था 1947 में देश आज़ाद हुआ था। मैं नहीं बता रहा कि क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन बने, ऑप्शन ये सेम देना, डिजिट्स अलग आ सकती है, चेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो तो। पर मैं आपको और जैसे प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही आप क्वेश्चन आ जाएगा और आप क्वेश्चन फटाक दे करके कर आओगे। तो 1920 नहीं है, चलो इसको रॉन्ग करते हैं। अब बचा कौन सा, 1990, यार ये तो अपने बुद्धि विवेक यार ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चों ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन क्या होगा, यही होगा। तो आप इसको टिक, इसको यहाँ पे मार करके आओगे, ये सही होगा आपका। आई होप आपको समझ आया होगा कि इन जीन थेरेपी वाज गिवन इन विच ईयर। मेरे को अगर कराना ही होता आपको तो सीधा मैं आपको यहाँ पे सीधा लिखा के इसके नीचे राइट डाउन कर देता, पर मैंने क्या है कि बच्चों का स्टैंडर्ड देखा और बच्चों का क्या है कि ऑप्शन दिया, ऑप्शन प्रोवाइड किया बच्चों आपको। उससे क्या होगा कि आपको और बेनिफिट मिलेगा कि हाँ यार सर ने ऐसे बताया था, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, उस इससे बहुत क्लियर होते हैं बच्चों आपके डाउट वगैरह, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। प्लीज बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आप गलती ना करें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में होगी कोई दिक्कत नहीं। जब भी तो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे कराता हूँ आपको, अपन यहाँ पे करते हैं बोर्ड पे, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर गलती होगी तो एग्जाम पेपर में आपकी गलती ना हो, इसलिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड सेकंड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या बनता है कि विच टेक्निक, प्लीज बताएं, विच टेक्निक इज यूज टू अर्ली डायग्नोसिस, क्या कि विच टेक्निक इज यूज टू, विच टेक्निक इज यूज टू डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, है ना, डिजीज का पता लगाने के लिए कौन सी अपन डिजीज करेंगे। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बनता है कि लिखिएगा बाय विच, क्वेश्चन का लेवल देखिए बच्चों, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। कुछ बच्चे करेंगे आप बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं, अभी बच्चों अभी समझे, जो वीडियो देख रहा है पूरी एंड तक जरूर देखें और पूरा समझ के जाए। उससे क्या होगा कि आपको आज याद यहाँ पे रहेगा कि हाँ यार पेपर में, अब पेपर देने जाओगे तो बच्चों ने ये वीडियो देखा, जरूर वॉच किया होगा, तो यार सर ने बताया था कि हाँ यार ये क्वेश्चन हो सकता है, तो ये होगा आंसर सही, आपका सही होगा। प्लस पॉइंट तो हो जाएंगे ना, कुछ देखने का फायदा तो मिलेगा। क्या लिखेंगे, बाई विच टेक्निक, तकनीक है ना, टेक्निक सॉरी, इसको तकनीक बोलते हैं आम भाषा में।
बाय विच टेक्निक, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टू आइडेंटिफाई, बाय विच टेक्निक और प्रोसेस बोल सकते हैं, टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई फाई, और मतलब पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे का कमेंट आ रहे हैं कि सर आप सिलेबस कैसे पूरा करोगे? वो आपकी टेंशन नहीं है बच्चों, वो है हमारी टेंशन। हम पूरा कराएँगे आपको, अच्छे से और अच्छे से कराएँगे। प्लीज़ आप बच्चों वीडियो को वॉच करते रहे और समय-समय पर वीडियो देखें, समझें, नोट्स बनाएँ अच्छे से और याद करते रहें, साथ-साथ में पढ़ते रहें। उसको बार-बार जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ऑप्शन बताता हूँ आपको, पीसीआर टेक्निक, एलिसा टेस्ट, ठीक है? क्या लिखा मैंने? ये है अपना क्या? पीसीआर टेक्निक, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक, ठीक है? आगे क्या है? आगे है अपना एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट, ठीक है? और थर्ड है बोथ ए एंड बी, ठीक है? बोथ ए एंड बी सी का ऑप्शन होगा, डी का ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द वो। अब प्यारे बच्चों प्लीज आप रोंग मत कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है? तो क्वेश्चन है ये अपना कि बाय विच टेक्निक, कौन सी टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है टू आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज का पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज हुआ है, अपन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है? आपके तो यहाँ पे ए ऑप्शन है पहला, स्पेस कम थी तो मैंने यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ए ऑप्शन है कि पीसीआर टेक्निक, क्या पीसीआर टेक्निक है? बी ऑप्शन एलिसा टेस्ट, यहाँ पे बी है टेक्निक के बाद बी ऑप्शन क्या है? एलिसा टेस्ट। फिर है बोथ ए एंड बी, या क्या पीसीआर टेक्निक होगा, एलिसा टेस्ट होगा, या दोनों साथ में होंगे? बी ऑल ऑफ द वो, सारे होंगे? बताएं। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो उसके अंदर फंसा सकता है एग्जामिनर आपको बहुत अच्छी तरीके से। आप इसमें क्या करके आओगे, कुछ बच्चे करके आएंगे ए, कुछ करके आएंगे बी, अगर यहाँ पे दोनों बोथ तो बोथ ठीक करेंगे, ऑल ऑफ द अबव है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। इसमें क्या होगा कि दोनों ऑप्शन सही होंगे। या बच्चों इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप बताएं क्योंकि इसमें आपके भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से, बढ़िया। तो इसी के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, पीसीआर टेक्निक, दूसरा है एलिसा टेस्ट, तीसरा है बोथ ए एंड बी, एलिसा दोनों, ठीक है? आप करके आओगे सी और वहाँ पे आपका हो जाएगा रोंग, है ना? ठीक है, रोंग हो जाएगा, ठीक है? आप एक एग्जाम मान लीजिए एक बार कि रोंग हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पे डी ऑप्शन ऑल ऑफ द वो। अब इसमें ऑल ऑफ द वो है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि आपको बोनस मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। कैसे? अब सर ऑल ऑफ द वो क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप ओ ए डी करके आओगे तो भी सही बात है, बी करके आओगे तो भी सही बात है। कैसे? बी में क्या है कि ए और बी, पीसीआर टेक्निक और एलिसा टेस्ट, ये दो हैं तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, एक्स1 ब्रेक से करेक्ट सही है। अब डी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे अगर नन ऑफ दिस आता है ना, यहाँ पे नन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दिस, तो ये क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नहीं, ये डी ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है, क्या सारे होंगे क्या? तो सारे होंगे, तो आपका आंसर होगा डी। अगर यहाँ पे बोनस मिलने का संभावना बढ़ जाती है। अगर मैं यहाँ पे बच्चों देखो, आपको आपको आया होगा समझ में, अगर ऑल ऑफ द वो की जगह नन ऑफ दिस कर दूं ना, नन ऑफ द वो, यहाँ पे चलो लिख देते हैं नन ऑफ द वो। चलो एक तो क्वेश्चन में आया ना आपको, अब करता हूँ नन ऑफ द वो। अब बताएं क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, बताएं बताएं। थोड़ा इसको साइड करना है, साइड करना है इसको थोड़ा सा, उससे क्या है कि आपको बच्चों को सही रहेगा। बताएं बताएं। पीसीआर टेक्निक, एलिसा टेस्ट, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस, उसमें क्या था? ऑल ऑफ दिस, तो इसमें बोनस मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ठीक है? बताएं 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 बताएं। अभी भी 1% 2% बच्चों का आ रहा है नन ऑफ दिस। बच्चों सही से बताएं, क्या मैं सी को सी होगा? सारे बच्चे बता रहे हैं सी, तो प्यारे बच्चों सी होगा, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे मैं लिखा नन ऑफ दिस। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन को आप पढ़ रहे नहीं हो, अच्छे से समझो बच्चों, पूरे क्वेश्चन को समझो कि मैं यहाँ पे क्या लिखा रहा हूँ।
यहाँ पे है नन ऑफ दिस, ना कि ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव होता है ना, ऑल ऑफ द अबव तो उसमें अलग बनता, अलग सही होने का संभावना बढ़ती। तो अब क्या है कि इसके अंदर मैंने बताया कि नन ऑफ द अबव, क्या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, मैं बता देता हूँ आपको, कुछ बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं अभी भी, ये हो जाएगा आपका आंसर बोथ ए एंड बी, ठीक है। कैसे, कि कौन सी टेक्निक है इसको डिजीज को पता लगाने के लिए, अलग अलग कौन सी टेक्निक यूज करेंगे अपन। तो टेक्निक बच्चों यूज करेंगे अपन कौन सी, पीसीआर और एलिजा टेस्ट अपन टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आया होगा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं कि एलिजा टू टेस्ट है क्या, एलिजा टू जो टेस्ट है वो किस पे बेस है। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है, चलो बोर्ड पे लिखते हैं। इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। आप थम्स अप का साइन दीजिए, थम्स अप का साइन दे। चलो चलो कुछ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड क्या है कि ELISA, एलिजा टेस्ट बेस्ड, मतलब इस पे निर्धारित, बेस्ड ऑन किस पे निर्धारित है, ठीक है। इस पे बेस कौन सा है, ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप बच्चे आंसर जरूर दें। पीसीआर टेक्निक, एलिजा टेस्ट, एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तीसरा है, थर्ड नहीं फोर्थ, सॉरी फोर्थ है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। चलो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलो बच्चों आप ये बताइए, ऑप्शन बताइए, इसमें ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको, आप आंसर जरूर दिए। एलिजा टेस्ट बेस्ड ऑन किस पे बेस है, पहले बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। मैं बताता हूँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, इम्यूनो, ठीक है, सॉर्बेंट एसे इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये टेस्ट बेस्ड ऑन किस पे बेस है, बेस्ड मतलब किस पे निर्धारित है, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए किस पे निर्धारित है, मतलब डिपेंड है किस पे, पीसीआर टेक्निक पे, एलिजा टेस्ट पे, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, बताएं इसमें से कौन सा होगा। बताएं बताएं फटाफट बताएं बच्चों, आगे बढ़े फिर। सी 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 ए, प्यारे बच्चों सही जवाब बताएं, सही जवाब बताएं। बताएं बच्चों बताएं, बताएं बताएं। मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसका आंसर जरूर बताएं अपने कमेंट सेक्शन में। अब प्यारे बच्चों मैं कुछ 1 मिनट के बाद एंड कर रहा हूँ इस सेशन को। आप बताएं क्या होगा इसका आंसर।
अब बताएं बच्चों आप, इसका बताएं, फिर मैं पूछूंगा इसका। एलिजा टेस्ट बेस्ड ऑन कौन सी टेक्निक पे होगा? बच्चे सारे बता रहे सी, तो सी को नो कर दूं? कुछ बच्चे अभी भी ए ऑप्शन कर रहे हैं, बी ऑप्शन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप ये गलती ना करें कि बी, यहाँ पे एलिजा टेस्ट आ गया तो यहाँ पे अपन एलिजा टेस्ट कर देते हैं। वो बच्चे कौन से होते हैं जो एलिजा टेस्ट इसमें किया, उन बच्चों ने क्या है कि जो पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं उन्होंने। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर उन्होंने पढ़ा तो उनको क्या है कि एलिजा टेस्ट के बारे में पता नहीं है, वो क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज बच्चों जरूर पढ़े, ऐसी गलती ना करें एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पुटअप करेगा, इस साल ही पुटअप करेगा क्वेश्चंस, ऑप्शंस पुटअप ऐसे करेगा कि आपको क्वेश्चंस घुमा घुमा के उसमें उसी में कंफ्यूज कर दे। और आपको ट्रिक बताऊंगा कि अपन ओमार शीट कैसे भरते हैं, कैसे भरेंगे एग्जाम के अंदर, और कैसे पेपर करके आएंगे 12th वाले बच्चों के लिए। और जो आरयूएचएस का जो पेपर कर रहे हैं, क्या बच्चों, आरयूएचएस का जो बच्चे पेपर देंगे या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं ओमार शीट के बारे में बताऊंगा कि अपन कैसे सिस्टमेटिक वे में भरें कि अपना टाइम मैनेज हो सके। क्योंकि तो दो ओमार शीट पे आती है क्वेश्चन, ओमार शीट पे भरा जाता है, तो अपन क्या करेंगे, आपको बताऊंगा कि अलग अलग भरना पड़ता है। यहाँ पे बोर्ड भी बताऊंगा आपको कि कैसे गोला भरे, कैसे अपन सही महीने से कर सकते हैं उसको, कैसे टाइम मैनेज होगा उस ओमार शीट भरने पे, तो पूरा करेंगे, ठीक है बच्चों। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले समय में होगी उसमें बताऊंगा आपको ओमार शीट कैसे भरते हैं, कैसे भरेंगे, उसके अंदर कैसे अल्फाबेटिक चेंज होते हैं और कैसे ऑप्शन अलग अलग वाइज आ सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? सी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ये रहा ऑप्शन। आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। अब मैंने आपको यहाँ बता दिया क्या सी ऑप्शन होगा, ठीक है। मेरे को तो पता था, अब मेरे को बाई चांस मेरे को पता नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि यार बायोलॉजिकल डेवलपमेंट एलिजा में कहाँ पे आता है यार, ये तो हो नहीं सकता, तो मैं इसको काटूंगा, ठीक है। अब आती है, अब मैं जाऊंगा सी ऑप्शन पे यार, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एलिजा। हाँ, थोड़ा बहुत मिल रहा है यार, इतना तो आता ही है। एलिजा टेस्ट यार, इस पे सेम होगा तो सेम दे नहीं सकता, सर ने बताया था यार, ये भी नहीं होगा। पीसीआर टेक्निक इसमें कहाँ पे यूज होगी, इस पे थोड़ी होगी यार, नहीं यार ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चों आपका खाली ये बचेगा कि ये, ठीक है, कौन सा ऑप्शन ये बचेगा, तो इसको आप सही करके आएंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ऐसी गलती ना करें, आगे बढ़ते हैं। क्या फुल फॉर्म ऑफ एडीए? एडीए, एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम। दूसरा क्या है, एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम के बाद में एडिनोसिन फॉस्फेट, ठीक है। फिर आगे ऑल क्या, एडिनोसिन डिफिशियंसी। क्या, एडिनोसिन डाइएमिनेज के बाद में एडिनोसिन डिफिशियंसी, सारे सेम है, सारे क्या है, सेम लग रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर ऑल ऑफ दिस, और यार सर ने तो यार कंफ्यूज कर दिया यार मेरे को, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेगा और ऐसे ही ऑप्शन देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे ऑल ऑफ द आ गया ना यार, इसमें से एक क्वेश्चन अगर सही है तो अगर ये तो ये पूरा होगा सही, तो चलो इसको कर देते हैं, ये अपना सही हो जाएगा। चलो ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैंने पेपर अच्छा किया, मेरे पेपर से वहाँ पे जाके वो मार्कशीट चेक करी तो आपको पता था कि ये नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। अब चांस बच्चे करेंगे यार बोनस मिल जाए, यार बोनस मिल जाए मेरे को, तो मेरे को बोनस मिल जाए यार, मेरे को घबराहट हो रही है मेरे को यार, कैसे कितने बनाएंगे, कौन पूछेगा, क्या पूछेंगे, पापा को क्या जवाब दूंगी, क्या क्या बताऊंगा घर वालों को। तो प्यारे बच्चों, इससे अच्छा ये है कि आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझे, क्योंकि बाद में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, बताता हूँ आपको। फुल फॉर्म ऑफ एडीए, एडी पहले ऐसे कर लीजिए। अब आता है कि आपको पता है कि एडिनोसिन डाइमिनेज पता है, ठीक है। आप क्या कीजिए, ऑल ऑफ दिस बहुत, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। हो सकता है, मैंने ये बताया, हो सकता है कि ये नहीं होगा, हो सकता है 1% बताया था आपको मैंने, हो सकता है ए हो सकता है, डी हो सकता है, सॉरी। तो एडिनोसिन डाई डेफिशिएंसी यार हो सकता है, एडिनोसिन फॉस्फेट यार, फॉस्फेट पे पी से कहाँ पे होगा यार, इतना तो पता ही है कि यार कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होगी, वैसे सी यू थोड़ा बहुत चेंज तो यार, एडिनोसिन फॉस्फेट कहाँ पे होगा, तो ये रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। चलो कोई ना, अच्छी बात है, अभी भी 3 शत्रु बचे अपने, उनमें से एक ही निकलेगा राजा, राजा को बचाना है अपन को, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। तो एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम, यार एडिनोसिन डाइएमिनेज तो अपन को पता है, ठीक है। तो और डिफिशियंसी, इसमें भी कंफ्यूज हूँ मैं। अब इसमें ऑल ऑफ द अबव, अब सोचिए कि ऑल ऑफ द अबव यार सारे सही होंगे मेरे तो सारे कैसे करूँ मैं सही यार, सारे कैसे करूँ, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इसमें से एक रॉन्ग पक्का है, आपको पता लग गया कि हाँ यार एक रॉन्ग है, तो 2 होंगे ऑप्शन, तो यहाँ पे या तो ए और या तो ए सी आता, ऑल ऑफ द वो कैसे आ सकता है, तो ये भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ये अब आती है कौन सी, 50% वो क्वेश्चन सही हो चुका है, ठीक है। अब एक ऑप्शन को कट करो, पूरे मार्क्स पाओ। अब क्या है, एडिनोसिन, सिर्फ सारा सेम है, एडिनोसिन डिफिशियंसी। यार एडिनोसिन डिफिशियंसी आगे ए और साथ में, तो डिफिशियंसी तो यार तो हो नहीं सकता, तो इसको भी काटेंगे।
ठीक है, चलो काट दिया। अब बचा कौन सा? एडिनोसिन डाइएमिनेज, एमिनेज, ऐसे एमिनेज एंजाइम, एंजाइम, तो ये होगा आंसर। आप जैसे ही आपको इसमें कंफ्यूज होगा और आप ऐसे क्वेश्चन सही कराओगे बाय मिस्टेक, जो भी आपको याद होगा या फिर नहीं होगा, अगर आप ये करके आओगे वहाँ पर, अब मान लो बाई चांस हो गया यार, गया गलती हो गई, रॉन्ग होगा, बाहर आके चेक करोगे, ठीक है, पेपर आपको सोल्व कराऊंगा आरयूएस वाला जो भी है, पेपर होने के बाद में आने वाले समय में। चिंता ना करें बच्चों, आपको लास्ट तक हम बने रहेंगे आपके साथ। आपको मैं बताता रहूँगा कि समय-समय पर आपको अपडेट देता रहूँगा कि आज कौन-सा आने वाला है, आज कौन-सा आने वाला है, आरएचएस में कौन-सी कितनी चेंजेसमेंट हुई, कितनी सीटें अलॉट हुई, वो आगे आने वाले समय में। पर पहले अपन क्या करेंगे, सिलेबस उसका पूरा कंप्लीट करेंगे, थ्योरी करेंगे, फिर करेंगे क्या, स्टार्ट दूसरे। तो कहाँ पे थे अपन? फुल फॉर्म ऑफ एडीए, ठीक है? तो फुल फॉर्म ऑफ एडीए ये करके आएँगे बच्चे, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा। एडिनोसिन डायमिनोज, आपको 1 मिनट दीजिए मुझे बच्चों, मैं वापस आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या थे। अपन कर रहे थे क्वेश्चंस कौन से, इस चैप्टर के लास्ट में थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे कराए, आपको पूरे क्वेश्चंस में वापस से कराऊंगा बच्चों, कब? जब अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगे तब पूरी एमसीक्यू लूंगा आपकी, ठीक है? थ्योरी तो आपको कम जाएगी, इसी में थ्योरी आपकी साथ साथ में आप साथ साथ में आंसर दोगे ना, तो आपको पता चलता रहेगा, लाइव जब लूंगा तब। पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लूँ, अगले वाला भी जो चैप्टर बच रहे हैं उसके सिलेबस थ्योरी कंप्लीट हो जाए आपकी, फिर लूंगा आपके एमसीक्यू। ये तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं कि आपको और आइडिया रहे कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपके लिए छोटे-छोटे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ एमसीक्यू, नहीं तो मैं पूरा ही करा देता आपको, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आगे आने वाले समय में कराऊँगा आपको। तो मैं क्या कहाँ पे था? मैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था, ठीक है? अब क्या बनता है, पहला क्वेश्चन क्या बनता है? समझिएगा बच्चों, जो भी बच्चे लिख रहे हैं उसको वहाँ पे रोक दें। अपनी नोटबुक में जो क्वेश्चन लिख रहे हो वहाँ पे रोक दें। प्लीज़ बच्चों समझिए, फोकस करें इस पे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अब क्या बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट जीन थेरेपी वाज़ गिवन इन व्हिच ईयर? यहाँ पे गिवन बाय भी हो सकता है, गिवन बाय यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम दे दिया, अलग-अलग जो भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट जीन थेरेपी वाज़ गिवन इन व्हिच ईयर, यहाँ पे साल पूछा है, सन पूछा है, मतलब हिंदी में होता है, हिंदी वाले बच्चों के लिए सन। इन व्हिच ईयर, कौन से ईयर में पूछा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बताया कि इन 1947, 1920, 1990, नन ऑफ दिस। अब क्या है कि मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक की थी, तो उसको करेक्शन हो चुका है उसका। उसके बाद में क्या है कि एलिमिनेशन मेथड किया, नन ऑफ दिस, या फिर इसको भी काटा, ठीक है? 1947 में था, तो 1947 में देश आज़ाद था, ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर होगा 1990 में। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बाय व्हिच टेक्निक, कौन सी टेक्निक है टू आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, डिजीज़ की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अपन? तो पीसीआर टेक्निक द्वारा, या फिर एलिजा टेस्ट द्वारा, या फिर बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आ गया ना, तो यहाँ पे 100%, 101% चांस बनते हैं किसके? आपके बोनस के, 1 नंबर बोनस पक्का मिलेगा, या फिर मैं दिलाऊँगा आपको। ऐसा क्वेश्चन बन जाए और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आ जाए ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको मैं बोनस दिलाऊँगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अगर आ गया तो। अगर यहाँ पे इतना चांस नहीं है, मतलब 0 पॉइंट बहुत कम चांसेस हैं इसके आने के, तो यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है? पीसीआर टेक्निक और एलिजा टेस्ट। क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन बनते ही नहीं है, नन ऑफ दीज़ बस ये बनते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं अपन, कौन था एलिजा टेस्ट बेस्ड ऑन, अब बताओ? यार सर ने बता दिया, कोई ना, मैं आपको क्लियर करता हूँ। एलिजा टेस्ट बेस्ड ऑन कौन? पीसीआर टेक्निक पे, एलिजा टेस्ट पे, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। यार ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मतलब किसका मेथड किया? एलिमिनेशन मेथड। एक-एक को रिमूव कीजिए, एक तो क्वेश्चन सही होगा ना आपका। आप अगर सोच समझ के करोगे तो लगभग 10 मिनट खराब होंगे, 10 मिनट भी आपको लगेंगी, खराब मतलब खराब नहीं, 10 मिनट भी आपको लगेंगी, तो आप 1-2 क्वेश्चन तो सही कर पाओगे ना, या फिर 10 में से 5 क्वेश्चन तो सही कर पाओगे आप कम से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन आएगा बच्चों। क्वेश्चन आ सकता है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बना देता हूँ। हालाँकि मैं ये ये नहीं बता रहा कि ये सेम आ जाएगा, आएगा क्वेश्चन, पर ऐसा क्वेश्चन बनेगा, घुमा के पूछ सकता है ना? डेफिनेशन दे दे, उसके साथ कुछ और दे दे, पूछेगा बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा और उसके अंदर घुमा के पूछेगा आपको, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, फुल फॉर्म मैंने कराई आपको कौन सी एडीए की, तो ऑल ऑफ द अबव पता नहीं था वापस, ठीक है? एडिनोसिन डिफिशिएंसी हो नहीं सकता, एडिनोसिन फॉस्फेट है ही नहीं, कहाँ पे? पी कहाँ पर है? ही नहीं। कहाँ पर है? यहाँ पे ए है, कहाँ पर पी है? नहीं है। ऑल ऑफ द अबव, अगर 1-2 रॉन्ग हो गए ना, तो ऑल ऑफ द अबव कहाँ पे है? ऑल ऑफ द चारों सही, तीनों सही होंगे तब जाके ऑल ऑफ द अबव लगाएँगे अपन। ऑल ऑफ दिस कहाँ होगा? नहीं होगा, ये भी कट गया। तो बचा कौन सा? एडिनोसिन डायमीनेज एंजाइम, ये हो जाएगा बच्चों। आप निश्चिंत होके कीजिएगा इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं करता हूँ सेशन को एंड। प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझिए कि हाँ यार, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों ये। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।